हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। और अब आपका बोर्ड स्टार्ट ही होने वाला है। जैसा कि सीबीएसई का हर ईयर का रहता है कि 10th और 12th वो मिक्स करके ही लेती रहती है। जनरली जो मार्च का टाइम वो उन्हें रख ही रखा है बोर्ड्स के लिए, तो इसमें 10th 12th को दोनों अपना मिक्स करके वो एग्ज़ाम देते रहते हैं। और जनरली क्या होता है, हर साल लाखों बच्चों बोर्ड्स में अपियर होते हैं, 10th में अपियर होते हैं, 12th में अपियर होते हैं। और हर किसी को कि नहीं, अगर किसी ने मतलब अच्छे से पूरे ईयर तैयारी किया है, किसी ने हो सकता है उतने अच्छे से तैयारी नहीं किया है, बट ये जो बोर्ड का एक होता है थोड़ा सा फियर टाइप का डर, जिसको आप कह सकते हो कि मतलब कैसा रहेगा बोर्ड, कैसा होगा बोर्ड, कैसा मेरा रहेगा पेपर, कैसा मेरा बोर्ड रहेगा। बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे, लास्ट ईयर का देखोगे, उससे लास्ट ईयर का देखोगे, या फिर और भी 2-3 साल का देखोगे पेपर, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं रहता है बोर्ड का, बहुत ही आसान रहता है। एक तो क्या है ना कि हमारे मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि बोर्ड है, कैसा होगा पेपर, वहाँ से बन के आता है सीबीएसई से, कैसा होगा नहीं होगा। बट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत आसान होता है। और आज हम लोग इस लेक्चर में यही जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। आप पूछोगे कि इस टाइम पे प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने से क्या मिलेगा। अभी क्या है कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखा होगा, किसी ने मतलब हर कोई अपनी साइड से एक अच्छा से तैयारी कर रखा होगा, बट किसी का ऐसा लग रहा है लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हो जाए जिससे मतलब जो थोड़ा बहुत भी अगर उनकी तैयारियों में जो कमी है वो कवर अप हो जाए। तो ये उन सभी के लिए है जो थोड़ा सा एक बार लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कोई लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा कुछ बता दे या रिवाइज करवा दे जिससे मेरा सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये मेरा भी रीज़न वही है कि लास्ट मोमेंट पे एक बार हम अच्छी से पूरा हर चीज़ को रिवाइज करवा लें, ताकि जो आपका पेपर है, जो आपका पेपर अभी होने वाला है, वो एक अच्छा पेपर जाए और आप उसमें अच्छा स्कोर करो। तो अभी हम लोग जो लास्ट ईयर का पेपर है 2023 का सीबीएसई का मैथ्स का क्लास 10 का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप मेरे साथ अभी देख सकते हैं कि पेपर कितना आसान रहता है। मतलब एक ऐसा पेपर रहता है कि अगर आप एक्टिव होके अगर 3 घंटा समय देते हो तो उसमें भी अगर आपका अच्छे से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्टिव होके अभी जो कुछ दिन बचा हुआ है उसमें आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो। 2 घंटा 3 घंटा फॉर्मूला एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं कुछ लास्ट ईयर का पेपर अभी करवा रहा हूँ, उसको आप देख लो एक बार अच्छे से, तो एक आप अच्छा स्कोर कर लोगे। अभी बोर्ड्स है, ज़्यादा उसका टाइम नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा टाइम दूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग डायरेक्ट अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर 2023 का मैथ्स का पेपर डिस्कस करते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पेपर थोड़ा सा निकाल लेता हूँ मैथ्स का। ये आपका 2023 का पेपर आ गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर से, ठीक है। और इस पेपर को जैसे सीबीएसई हमेशा क्या करती है कि कुछ सेक्शन में डिवाइड कर देती है। जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि 38 क्वेश्चन है और फिर इस पूरे क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी ई। जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 118 क्वेश्चन है। मतलब इसमें ऐसा दे रखा है, इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट जरूर करूँगा कि आपको पेपर अटैम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें आप अच्छे से इसको रीड कर लें, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चन है टोटल आपके, जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है क्या उसमें सारा पेज तो है। कभी कभी क्या होता है ना कि पेपर में कोई क्वेश्चन पेपर पेज तो नहीं आप छूट गया है, प्रिंटिंग मतलब ऐसा नहीं हो गया कि कोई जैसे मान लो 18 पेज का पेपर है टोटल,
आप में क्या है ना कि वो एक पेज ही है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो पेपर से पहले आप थोड़ा बहुत ये सब चीज़ देख लो अच्छे से। खैर वो बात अलग है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, और सेक्शन ए का हम लोग पहला भी क्वेश्चन ले लेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 इज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288, इसका आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है। बहुत आसान है, सिंपल है। फैक्टराइजेशन को कितनी बार हम लोग ने किया है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे करेंगे। ये आपका आ गया 1 4 और ये आ गया 4। इसे फिर से 2 से करेंगे 7 2, इसे फिर से 2 से करेंगे 3 6, फिर से 2 से करेंगे 1 8, और एक बार फिर से 2 से कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया 9। और आप 3 से कर लेंगे। ये जो 288 है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 into 2 into 2 into 3 into 3। यही आपका इसका फैक्टराइजेशन है। और इसी को आप क्या गलत करके इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 to the power 5 into 3 to the power 2। और यही आपका फैक्टराइजेशन है, और यही आपका फैक्टराइजेशन है 288 का, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन देखोगे तो ये जो आपका फर्स्ट का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यही आपका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है, इसमें कितना टाइम लगेगा, बहुत इजी है। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी था, 288 टाइम ट्राई कर दिया आपने, और फिर उसके बाद ये जो नंबर था उसको प्लग करके लिख दिया। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये भी बहुत इजी है सेकंड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 2 cos, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। द वैल्यू ऑफ थीटा सिंपल है, आप क्या करो cos थीटा, मुझे क्या थीटा का वैल्यू पूछना है, ये पूछना है वैल्यू ऑफ थीटा क्या है। मुझे cos, इस cos को इस साइड रख दो, इसको आप इस साइड ले आओ, ये सिंपल क्या बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। और आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा का वैल्यू कब आता है 1/2। तो ये कितने पे आया है, ये cos 60 पे आया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जो 1/2 है इसको लिख सकते हो इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। इस cos को और इस cos को आप साइड कर दो, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यही आपकी आंसर है। और आप ऑप्शन देखोगे तो ये जो आपका है, ये ऑप्शन है बी ऑप्शन, यही आपका आंसर है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये सारे तो 1 मार्क्स के हैं, वैसे ही आप इस मार्क्स से भी सोच सकते हो कि अगर 1 मार्क्स का है तो इजी होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, a card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a red card. अब यहाँ पे आ रहा है, ये probability का क्वेश्चन है आपका। probability में आपने पढ़ा होगा कि जो पैक ऑफ कार्ड होता है उसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में इसमें जैसे होता है स्पेड है, क्लब है, हार्ट होता है, डायमंड होता है। ओके, टोटल 52 कार्ड होते हैं, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और आप इसमें देखोगे तो ये जो स्पीड एंड क्लब होता है ये ब्लैक कार्ड होता है। एक स्पीड हो गया, एक क्लब हो गया, एक हार्ट हो गया, और एक हो गया डायमंड। ओके, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया। ये कितना है 30, ये कितना है 30, ये कितना है 30, ये कितना है 30। इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो होता है
ओके, ये हो गया ब्लैक, ये हो गया रेड। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अभी और क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसमें भी देख लेंगे कि क्या करते हैं नहीं करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, टोटल कार्ड कितने होंगे आपके 52 या फिर टोटल ऑफ कार्ड हो गए। रेड कार्ड कितने हैं, ये दोनों रेड हैं 13 प्लस 13 26। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ऑफ रेड कार्ड तो सिंपल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस यानी टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड ये पॉसिबल है 26 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। तो इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, यही आपका आंसर है। और इसके अकॉर्डिंग आपका डी आंसर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर minus 5x minus 3 2x स्क्वायर minus 5x minus 3 is equals to 0। सॉरी, इसका आपसे पूछना है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछना है। डिस्क्रिमिनेंट आपने पढ़ा होगा d is equals to b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, ऐसा आपने पढ़ा होगा। सिंपल है, बस इसको पुट कर दीजिए आप। b इज -5 तो -5 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 4 इंटू a, a का वैल्यू कितना है, ये आपका वैल्यू हो गया, इंटू c, c का वैल्यू कितना है -3 है, इसका स्क्वायर पुट कर दीजिए। ये 25 का स्क्वायर, सॉरी -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस ये माइनस ये प्लस हो गया आपका 4 टू द 8 3 द 24, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 49 का स्क्वायर, दैट इज 7। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा 7 के, और यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर कितना आएगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना होगा, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, दैट इज 7, यही आपका आंसर है। ओके, आप देखते जाओ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3,0 एंड 0,3 3,0 एंड और एक पॉइंट भी रखना आपका 0,3 इस दोनों में डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या होता है, ये आपका होता है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर। ओके, अब देखोगे ये जो पॉइंट है, आप इसको अगर x1 y1 x2 y2 ऐसे ले सकते हो, किसी भी पॉइंट को आप ले सकते हो। जैसे मैंने इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट मान लिया, इसको सेकंड ले लिया, ठीक है। अब इसको आपने फर्स्ट ले लिया, ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका क्या हो जाएगा y1, ये आपका क्या हो जाएगा x2, ये आपका क्या हो जाएगा y2। अब सिंपल इस फार्मूला का यूज करेगा, x2 कितना है 0 माइनस x1 इज 3, इसका स्क्वायर करेगा प्लस y2, what is y2 minus 3, okay, y2 is minus 3 and minus y1 is 0, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। अब देखो कि ये कितना है -3 का स्क्वायर, ठीक है, -3 का स्क्वायर इज 9 और ये देखो -3 का स्क्वायर इज 9, इसका स्क्वायर ले लो, ये कितना है 18 का स्क्वायर, और ये 18 का स्क्वायर किसके इक्वल है 9 सॉरी 9 यानी 3 रूट, ये आपका क्या यूनिट, ओके, यही आपका आंसर है।
यही आपका आंसर। ओके, इजी है। तो ये सब तो क्या 1 मार्क्स का है, तो पेपर 1 मार्क्स। आप अगर ध्यान से हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत टफ रहता है, बहुत इजी रहता है। बस थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करने से पहले एक बार विजुअलाइज करेगा। ओके, तो हमारा ये फोर्थ हो गया। अब हम फिफ्थ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सेवंथ टर्म ऑफ AB whose first term is 28। फर्स्ट टर्म ऑफ AB को किससे डिनोट करते हैं? A से। A is 28 और एंड कॉमन डिफरेंस इज -4। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? B से। कॉमन डिफरेंस इज -4। आपसे पूछ रहा है कि सेवंथ टर्म ऑफ AB, ये जो AB बनेगा उसका सेवंथ टर्म क्या होगा? तो कोई भी टर्म nth टर्म क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 टाइम्स B। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, n नंबर टर्म हो गया, B कॉमन डिफरेंस इसमें पुट कर दीजिए। T7 is equals to A, that is 28 प्लस 7 n क्या 7 होगा, 7 minus 1 टाइम्स कितना हो जाएगा? ये B, D is -4। ठीक है, ये 24 प्लस क्या गया आपका 6 into -4, इधर ये 28 minus 24 that is 4। तो ये जो आपका सेवंथ टर्म होगा वो क्या है? 4 है। और ये कौन सा आपका ऑप्शन है? दिस इज बी ऑप्शन। ये आपका आंसर है। ओके, इजी था ये। अगर आप इस टाइप से करते हो तो अभी मैं काफी 6 मार्क्स अचीव कर लिया। आप लोग से 6 मार्क्स में तो ऐसे भी अचीव कर लिया। अरे धीरे धीरे हर एक लोग अचीव करेंगे, आज तक हर एक क्वेश्चन करेंगे। बस अप्रोच हमारा ऐसा रहना चाहिए, एकदम सिंपल एंड क्लियर। ऐसा नहीं करना है कि मैथ्स है आपने कुछ बड़ा चीज लिया है, ऐसा बहुत ऐसा ही करना होता है। एकदम सिंपल जो आपने पढ़ा है, जो एकदम सिंपल टर्म उसमें यूज करो और क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है ना कि ग्राफ दे रखा है आपको, दे रखा है द ग्राफ ऑफ y equals to px is shown in the figure for some polynomial px, the number of zeros of px। एक ऐसा ग्राफ बना रखा है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डरावना हो जाता है, बच्चों को ये लगता है अरे भाई ये क्या कर दिया इसने, ये ऐसा कुछ कर रखा है, ऐसा कुछ बना रखा है। ओके, और ये आपका हो गया, ये y हो गया। ओके, और y equals to px ग्राफ हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया x एक्सिस। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है और इसमें हाँ ठीक है एक पॉइंट यहाँ पे वो कर रखा है y equals to px। जब कभी भी ना इस टाइप का क्वेश्चन आया और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताना है y equals to px, आप हमेशा देखा करो ये जो ग्राफ, जो भी कुछ भी ग्राफ बना रखा है, किसी टाइप का ग्राफ है, मुझे इससे मतलब नहीं कि किस टाइप का ग्राफ है, कौन सा शेप का ग्राफ है, उससे मतलब नहीं है। बस ये देखो ये जो ग्राफ है x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। आप इस डायग्राम में देखोगे x एक्सिस को, ये ग्राफ कितनी, ये x एक्सिस है, ये ग्राफ है, ये कितने टाइम x एक्सिस को कट कर रहा है? एक बार में। इसका जीरो, इसका रूट कितना होगा या फिर जीरो कितना होगा? 0। ओके, अभी फिलहाल के लिए अगर आपको जब भी आता है ग्राफ का क्वेश्चन तो आपसे अगर x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा होता, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ये मान लो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। कितने रूट हो गए या फिर 0 हो गए? 2। क्यों? क्योंकि x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। अगर 3 बार कट कर रहा होता तो 3 रूट होता, अगर 5 बार कट कर रहा हो तो 5 रूट होगा, एक बार भी नहीं कट कर रहा तो 0 रूट होगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर जो होगा वो ए पार्ट होगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, ये थोड़ा सा इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लगता है यार क्या दे दिया, ये तो हमने ग्राफ वगैरह कुछ तो पढ़ा ही नहीं, बट आसान रहता है, थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट आपको पता चले जाए तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। The sides of two similar triangles are in the ratio 4:7. The ratio of their perimeter। ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। ठीक है, The sides of two similar triangles are in the ratio। दो सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड्स है वो उसका रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ पेरिमीटर। हाँ, कोई सा भी दो ट्रायंगल है,
ओके, दो ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल में क्या रहा है, दोनों सिमिलर है, ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल है और इसका जो साइड कर रहा है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर रेशियो 4:7। अगर साइड्स का रेशियो 4:7 है, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का भी रेशियो 4:7। ओके, अगर साइड्स का रेशियो 4:7 है तो पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो भी होगा 4:7 और इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो होगा E। अगर एरिया का रेशियो पूछता तो जो साइड का स्क्वायर हो जाता उसका रेशियो हो जाता, अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाता तो जो क्यूब होता वो इसका रेशियो हो जाता, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की तरफ। इन द गिवन फिगर एक डायग्राम बना रखा है ऐसा कुछ, ओके, और इसको ऐसे यहाँ से मिला रखा है, ओके, और फिर इसको यहाँ से ऐसे ये लाइन और ये लाइन क्या है, ये पैरेलल है, दे रखा है, ये आपका दे रखा है, सवाल नाम दे रखा है ए बी और फिर ये है सी आपका, ये है आपका डी और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है, ओके। ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3, ये 2। आपसे पूछा जा रहा है, दे रखा है AB = 5, CD = 2, OB = 3, देन लेंथ ऑफ OC, इसका लेंथ पूछ रहा है, यहाँ से OC का लेंथ आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल, सबसे पहला तो ये देख लेंगे कि जैसे पैरेलल है, ठीक है, तो आपका अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दे रखा है AB पैरेलल टू CD, अगर पैरेलल है तो आपका जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा वो इक्वल होगा। आप इसको ऐसे देख सकते हो, एंगल AB एंड C = एंगल D, सॉरी ये एंगल DCB, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा आप इसी तरह से ये भी कह सकते हो, ये इसके इक्वल होगा, पैरेलल है, इस एंगल के इक्वल होगा, अगर इक्वल होगा तो ये आपका हमारा एंगल BAD = एंगल ABC, ये हो गया, और ये एंगल इक्वल होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का तो एक ही है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा उसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। आप देखोगे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में अगर हम चलते बात करते हैं तो AB अपॉन CD = OB अपॉन OC, सारा का वैल्यू आपको पता है, अननोन है, पुट कर दो। AB हो गया आपका 5, CD हो गया आपका 2, OB का वैल्यू दे रखा आपका 3 और इसका वैल्यू दे रखा आपका OC का, वो फाइंड करना है। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो OC = आपका कितना होगा, इसे यहाँ लेके आ जाओ, ये हो गया आपका 6 अपॉन, यही आपका ये हो गया आपका OC का, दैट इज 6/5 और ये सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर सारा भी रखा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका इसमें ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया, तो यही आपका आंसर है। ओके, सिमिलर ट्रायंगल का है, बहुत इजी था, बहुत आसान, ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ओके, आपको लग सकता है कि थोड़ा सा फास्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे आपका पेपर 3 आवर्स का होता है तो उस टाइम में ही आप भी अप्रोच अटेम्प्ट करें, ताकि एग्जाम में भी, रियल एग्जाम में भी ऐसा ना लगे कि अच्छा मतलब टाइम अपने पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेपर तो 3 घंटा नहीं करना है आपको, तो उस अकॉर्डिंग से मैं कर रहा हूँ। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, ये दे रखा है आपका x² + 5x + 6, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल दे रखा है और कह रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा,
इसका मान लेते हैं रूट जो है वो अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ रूट क्या होगा, सिंपल है, माइनस बी अपॉन ए दैट इज -5/1 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी अपॉन ए दैट इज 6। ये हो गया, तो -5,6 ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्शन, ये आपका आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और इजी हो चुके हैं। सिंपल था, क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसका जीरो, इसका रूट मैंने मान लिया अल्फा बीटा, और इसमें पूछ भी रहा था आपका इस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b अपॉन e दैट इज -5/1 दैट इज -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, c अपॉन e दैट इज 6/1 दैट इज 6। और इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देख लेंगे तो ये आपका ऑप्शन जो है ये बी ऑप्शन है आपका, क्लियर है, आपका बी ऑप्शन ये करेक्ट। लाइट चली गई है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा लाइट को देख लेते हैं। जनरली लाइट तो जाती नहीं है बट वही है, कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। क्लियर है, मुझे लगा वाइड लाइट से थोड़ा सा इशू आ जाएगा, बट मुझे लगता है शायद आपको दिख रहा होगा इससे, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7। अब क्या है कि आप जो लूडो खेलते हो उसको एक बार खेला गया और इससे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, 7 से कम आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले हम देख लेंगे टोटल में क्या क्या आ सकता है। केस किया है कि आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या और भी कोई केस है, और कोई भी केस है, क्योंकि एक जो लूडो का वो होता है जिसे आप खेलते हो, फेंकते हो डाइस, उसमें क्या होता है 6 टोटल केसेस हैं, या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या 4 या 5 या 6, यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ आपका पीस, यही टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ये आपका आ गया 6। इसमें फिर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, लेस देन 7 की बात कर रहा हूं तो 1 भी आ सकता है। अगर आपने एक बार फेंका, मुझे पता थोड़ी ना, 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6 कुछ भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ ऑकरेंस ये क्या है, ये भी 6 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, जो प्रोबेबिलिटी आएगी क्या है 6/6 दैट इज, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर, और इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन इसका है ऑप्शन बॉम्बे। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12 पे जा रहे हैं। Well, we have the angle subtended by a vertical pole of height 100 meter at a point on ground, then 100√3 from the base is has measure. एक डायग्राम बना रखा है, एक सिंपल सा एक ऐसा डायग्राम बना रखा है इसमें। ओके, और इसका नाम रख दिया है ए, इसका नाम बी, इसका नाम बी। ओके, ये जो है ये दे रखा है आपका 100√3 और आपका ये दे रहा है 100 मीटर, और आपसे पूछ रहा था एंगल सबटेंडेड बाय वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वर्टिकल पोल, ठीक है। तो ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा एकदम tan थीटा लगा दो,
इस एंगल को क्या मान लो, थीटा मान लो। थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन 20। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये आपका 20, दैट इज 100 अपॉन 100√3। ये आपका 100 से 100 आ गया। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। यही आपका आंसर। और इसके अकॉर्डिंग ये आपका जो डी आंसर है दैट इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और इससे डी आपका ऑप्शन बहुत इजी था। इस डायग्राम दे रखा था, ये हाइट दे रखा आपका 100 मीटर, ये डिस्टेंस दे रखा 100√3 मीटर। बस ये एंगल पूछ रहा, मैंने क्या किया, इसका और इसका यूज कर लिया, साइड में आ गई। तो इससे क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 100/100√3। आप बोल सकते हैं थीटा आपने क्यों यूज किया, क्योंकि tan थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन 20, और ये दोनों दे ही रखा है, तो मैं दूसरा क्यों यूज करूं। ये करके हम लोग निकाल लिया, सिंपल था। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये कह रहा था वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट 3r। एक कोन, सबसे पहले तो हम जानते हैं कोन होता क्या है। आपने आइसक्रीम खाया होगा बहुत बार, तो वो जो आइसक्रीम होता है दैट इज इन शेप ऑफ कोन। ये कोन शेप का होता है आइसक्रीम। लेकिन सर आइसक्रीम मैंने इस टाइप का भी खाया है जो कोन शेप का नहीं होता है। वो जो होता है ना बटर स्कॉच वाली आती है कोन टाइप, ये इस शेप को हम क्या बोलते हैं, कॉनिकल शेप या फिर कोन बोलते हैं। बेसिक रहता है आपका सर्कल टाइप का, और फिर ये कोन टाइप का रहता है, इस टाइप से बन जाता है। ये 3D है, थोड़ा सा विजुअलाइज करने का आप ट्राई करो। ओके, बट आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम ऐसे ही एकदम नीचे से एकदम सर्कुलर ऊपर जाते जाते एकदम एक सेंटर टाइप का बन जाता है, जो हम लोग बर्थडे में टोपी यूज करते हैं, कैप यूज करते हैं, वो भी कोन शेप का होता है। इसमें इसका हाइट दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है आपका, इसका रेडियस दे रखा है आपका। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस आपका दे रखा है, रेडियस r दे रखा है, हाइट दे रखा है इसका 3r, हाइट 3r। और आपसे इससे पूछ रहा है कि इस कोन का वॉल्यूम बताइए, तो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या आता है, पाई r स्क्वायर h/3 क्यूबिक यूनिट। जो कुछ भी होगा उसको क्यूबिक में लगाया है, बट यहाँ पर दे रखा है, अच्छा कोई यूनिट वगैरह नहीं दे रखा है तो हम लोग यूनिट तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। पाई तो पाई हो गया आपका, रेडियस r दे रखा है तो r स्क्वायर, h आपका दे रखा है 3r इंटू 3r/3, ये तो ये चला गया 3 से 3, या क्या आ गया आपका पाई r, यही आपका वॉल्यूम हो गया। और इसके अकॉर्डिंग पाया कि डी जो आपका ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। इजी था। आप बोलोगे सर 1 मार्क में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ क्योंकि आप देख लो कि कौन होता क्या है। इसमें थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ कि जैसे जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूँ। ऐसा नहीं कि बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट जो थोड़ा बहुत हो रहा है मैं उतना ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। आप भी थोड़ा सा देख लिया करो। इससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत कौन का जैसे मान लो आपको आइडिया नहीं भी होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है इससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज। हाँ सिंपल सा, इसमें कह रहा है कि एक आपका सर्कल दे रखा है, मान लो ये सर्कल है मैंने बनाया है, तो ये इसका सेंटर है। इसमें दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। पैरेलल टेंजेंट, टेंजेंट क्या हो सकता है, एक लाइन है जो इस सर्कल पर किसी एक पॉइंट से जो सर्कमफेरेंस की किसी एक पॉइंट को टच करते हुए पास कर रहा है, दैट इज टेंजेंट। अब क्या इसके पैरेलल टेंजेंट, इसके पैरेलल टेंजेंट क्या होगा, ऐसा होगा, ये कुछ होगा। और इसमें दे रखा है आपको, तो इसमें इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये जो पैरेलल टेंजेंट है इसके बीच का डिस्टेंस बताओ। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल का क्या हो गया, रेडियस हो गया। इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस हो गया। और रेडियस जब कभी भी जाता है परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है
यहाँ पर परपेंडिकुलर टू आर है। तो ये जो आर और ये जो आर है, 2r जैप हुआ, ये क्या हुआ? इस दोनों जो लाइन है, जो टेंजेंट है, पैरेलल टेंजेंट, उसके बीच का डिस्टेंस हो गया। और आपको रेडियस यहाँ पर दे रखा है कि डायमीटर 7, तो 2r = 7 तो दे ही रखा है। तो ये जो आपका 7 हुआ वो क्या हुआ? ये जो लाइन है, ये दोनों जो पैरेलल टेंजेंट है, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। यही आपका आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसा बोल भी सकते हो कि डायमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट लिखा सकता है। दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? लेंथ ऑफ डायमीटर। सिंपल सा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 14, जो बहुत ही इजी था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें क्या दे रखा है कि दो ट्रायंगल दे रखा है। हाँ, दो ट्रायंगल हमने बना लिया। एक ये आपका ट्रायंगल हो गया, एक आपका ये ट्रायंगल दे रखा है। ओके, और इसमें क्या है ना कि ये एंगल दे रखा है आपका 50 डिग्री। इसमें भी क्या है, ये एंगल जो है आपका 50 डिग्री है। ये ट्रायंगल जो है ABC है, ABC। ये ट्रायंगल आपका है PQR, PQR। ठीक है, ये आपका दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर और ये आपका दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। ओके, और ये 3.5 सेंटीमीटर और ये आपका दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ओके, और इसका रेशियो इज इक्वल्स टू इसका अपन इसका रेशियो। ओके, या फिर देख सकते हैं इसका और इसका रेशियो देखोगे वो क्या है, फिक्स है। मतलब ये जो है, ये जो साइड है वो इस साइड के 2 टाइम्स है और ये जो साइड है वो इसके साइड के 2 टाइम्स है। एंड मींस ये जो दोनों ट्रायंगल है दैट इज सिमिलर है। सिमिलर है, और कौन सी कैटेगरी से सिमिलर है? एक एंगल हो गया और फिर ये जो दो साइड है। तो हमने किस प्रॉपर्टी को यूज किया? दो साइड को यूज किया है सिमिलरिटी के लिए और एक एंगल को यूज किया है। ये कौन सा सिमिलरिटी हो गया? SAS क्राइटेरिया। तो ये आपका हो जाएगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, और इसकी अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल सक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो एंगल है, ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल सक्सीड्स सप्लीमेंट्री एंगल बाय सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होगा? ऐसा एंगल दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब वैसा दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ओके, हम ऐसे बोल देते हैं, बट जैसे 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या है? 90 डिग्री एक एंगल अगर 90 डिग्री है, दूसरा क्या होता है? अगर इसका सप्लीमेंट्री पूछे तो 0 हो जाएगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 0 होगा। अगर जैसे 1 आपका 20 है, इसका सप्लीमेंट्री पूछे तो 60। दो एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180। सप्लीमेंट्री के लिए दो एंगल का सम 180, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। कह रहे हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। हम स्मॉलर एंगल को मान लेते हैं x, लार्जर एंगल क्या हो जाएगा? x + 18 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? स्मॉलर है आपका, ये क्या है? आपका लार्जर है जो क्वेश्चन में दे रखा है। और ये जब दोनों सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना आएगा? x + 18। सप्लीमेंट्री की केस में 180 डिग्री, ये डिग्री है, ये भी आपका डिग्री है। 2x = से माइनस को ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 2x = 180 में से 18 जाएगा तो 162 डिग्री। x = 81 डिग्री। ओके, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। तो लार्जर एंगल का मेजर कितना होगा? 81 + 18 डिग्री दैट इज 99, यानी कि 99 डिग्री। ये आपका आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो यानी आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बोलो सर एकदम
कंटिन्यूसली किए जा रहे हो ऐसे में तो बोर हो जाएगा, बोर हो जाएंगे हम लोग सब करते करते। पेपर है तो इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपका टाइम खराब नहीं करो। बाकी जो जब हमारा नॉर्मल लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग आराम से बीच में थोड़ा सा इजी लेके चलेंगे। अभी भी इजी चल रहे हैं बट उसमें थोड़ा सा इंटरटेन करते हुए चलेंगे। अभी आपका पेपर का टाइम है इसलिए मैं ज़्यादा इंटरटेन करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान दे रखा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में एक डायग्राम दे रखा है। ऐसा कुछ डायग्राम बना रखा है, ठीक है। और ऐसा है इधर से भी, और इस साइड से भी। मैंने डायग्राम थोड़ा सा बनाने में वो कर दिया बट डायग्राम ऐसा ही कुछ बना हुआ है। ओके, हाँ, एक्चुअल डायग्राम तो नहीं बट डायग्राम बनाने का मैंने ट्राई किया है। ये आपका दे रखा है ए बी सी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका है पी क्यू आर। ये है आपका पी, ये है आपका क्यू, ये आपका आर। ये आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपसे पूछा कि जो ट्रायंगल एबीसी है उसका पेरीमीटर आपको बताना है। बहुत इजी है पेरीमीटर, अगर आपसे पूछा है तो पेरीमीटर बताना बहुत ही इजी है। इसका हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे ये सर्कल है, एक सेंटर है, ठीक है। तो इस सेंटर से ये दो टेंजेंट पास हो रहा है। अगर हम इस साइड भी देखेंगे तो ये एक टेंजेंट पास हो रहा है, ये टेंजेंट पास हो रहा है। तो ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। हम लोग एक सर्कल में पढ़ा है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है दैट मींस ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सेम प्रॉपर्टी इसमें भी आती है। अगर इस साइड आ जाते हैं तो ये एक जैसा सेंटर है और ये आपका क्या है? टेंजेंट है। ओके, एक एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है कि दो लाइन पास हो रहा है जो सर्कल को टच करते हुए चला जा रहा है। दैट मींस ये जो लाइन दोनों है क्या है? टेंजेंट है। तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट पास होगा उसका लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये आपका 6 है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। अब देख लो ये टोटल कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ये टोटल आपका कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। ये टोटल आपका कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। 11, 9, 20 और 10, 30 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। सिंपल था। तो बहुत ही आसान रहता है, ऐसा नहीं कुछ भी चीज की आपके सिलेबस से बाहर रहता है। बस ध्यान से एक बार आपको क्वेश्चन को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद स्टेप बाय स्टेप करते हुए चले जाना है। मैथ्स लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट रहता नहीं है। बस इसमें क्या है कि लोग क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन पढ़ा तो उन्हें फॉर्मूला ध्यान नहीं है। तो कुछ आपको फॉर्मूला का ध्यान रखना है ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर थोड़ा बहुत उसी टाइप का है, उससे ही रिलेटेड है। इसमें भी एक सर्कल बना रखा है, मैंने भी एक सर्कल बना लिया। और इसमें क्या किया है, इसमें फिर से ऐसे टेंजेंट पास करवा दिया, एक इधर से भी पास करवा दिया, ऐसा। ओके, इसका नंबर दिया आपका ये, हाँ एक ये पॉइंट दे दिया जो आपका सेंटर है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ओके, और ये इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ये आपका हो गया O, ये आपका हो गया C, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया D। रेडियस दे रखा 9 सेंटीमीटर, ये आपका दे रखा 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ BC प्लस BD। BC प्लस BD सिंपल सा, बस आपको ये लेंथ निकालना है। और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट जा रहा है। एक ये वाला लाइन है वो टेंजेंट जा रहा है, एक ये वाला लाइन है वो भी टेंजेंट बन के जा रहा है। ये दोनों जो टेंजेंट बन के जा रहा है दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होगी। अगर हम किसी एक का लेंथ निकालने तो कर सकते हैं इजी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा अप्रोच रहेगा कि जो टेंजेंट होती है अगर उस पर कोई लाइन है जो सेंटर से पास करते हुए जा रही है तो ये इस पर कितना एंगल बनेगी? 90 डिग्री।
आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रायंगल है ओ बी एंड सी, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस लगा लेते हैं। ये 15 है, ये आपका 9 है, ये क्या है आपका? अगर देखेंगे पाइथागोरस में तो ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? 225 गेन स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर रूट। ये क्या आ गया आपका? 144 का स्क्वायर रूट। ये है ना? हाँ, ये आ गया e इक्वल्स टू 12। तो ये जो आपका BC है, BC का लेंथ कितना आ गया? 12 आ गया। तो BD का लेंथ कितना है? वो भी कितना है? 12 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है BC प्लस BD दैट इज 24। यही आपका आंसर है। तो ये भी बहुत इजी था, सेम कंसेप्ट था इसमें भी। आई होप कि ये भी बहुत ही आसान था, और जिनके लिए नहीं आसान था अब शायद उनको आसान लग रहा होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। और यहाँ तक कि जैसे ये जो क्वेश्चन 19 है वो आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 19 और 20 दोनों असर्शन रीजन क्वेश्चन है। 19 कह रहा है क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये लिख रहा है इन क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 a statement of assertion A is followed by statement of reason R, choose the correct option। ये सीबीएसई पहले से ही पूछ रहा है, पहले जी मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया करता था, बट अब तो इधर शायद इसने असर्शन रीजन का बंद कर दिया है। ओके, बट वो अलग बात है। अभी हम यहाँ ध्यान रखते हैं, इसमें दे रखा है ये जो ऑप्शन आपका बहुत assertion E and reason R are true and reason R is correct explanation of assertion E। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका about assertion E and reason are true but reason R is not correct as explanation of assertion E। जो पहला ऑप्शन है ये आपका कह रहा है कि assertion और जो रीजन है वो दोनों सही है, और रीजन जो है वो भी दे रखा है, वो सही दे रखा है, यानी रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। बी ऑप्शन कह रहा है assertion और ये जो रीजन है दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये जो रीजन दे रखा है वो एक्सप्लेनेशन क्या वो सही से एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, मतलब ये जो रीजन है किसी और के लिए सही है बट इसके लिए सही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 का ए टेंजेंट इज टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सही बात है। जैसे एक सर्कल आप लेते हैं, इस सर्कल पे कोई सा भी टेंजेंट लोगे आप, जैसे मानो मैंने ये टेंजेंट ली है, ठीक है, इस टेंजेंट पे अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं सर्कल से, ये परपेंडिकुलर होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है द लेंथ ऑफ कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है आपका कि एक जैसे एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं आप यहां से, सॉरी डायग्राम थोड़ा सा बनाने में वो हो जाता है, उसका मैटर नहीं करता है। हाँ, ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा। ये हम लोगों ने भी लास्ट 2 क्वेश्चन में देखा है, ये तो होता ही सही बात है, बट क्या इसका एक्सप्लेनेशन ये सही है? ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये स्टेटमेंट दे रखा है कलर रीजन, ये रीजन दे रखा है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर इसलिए होता है कि ये जो लेंथ है वो सेम। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये जो एक्सप्लेन इसको सही से नहीं कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आता है क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है कि आप अगर सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ करोगे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आके मिलती है टेंजेंट से, वो परपेंडिकुलर होता है। दूसरा ये कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आ रहा है सर्कल पे, तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो सेम होगा, मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहाँ ये जो लेंथ होगी वो और ये जो लेंथ होगी वो, ये दोनों सेम होगी। तो मैं कह रहा हूँ ये भी सही है, बट ये जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाँ, इसमें एक चीज और आ सकता है, आप पूछ सकते थे इसमें कि सर ये करेक्ट क्यों नहीं, इसका करेक्ट फिर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होता है इसलिए वो इक्वल होता है, आप ऐसा कह सकते हो, पर ऐसा नहीं कर सकते कि वो इक्वल होता है इसलिए परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं है।
वो इक्वल है इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने इसका थ्योरम भी देखा है परपेंडिकुलर वाली। अब दूसरा कह रहा है जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा है 3x + 5y। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 20, क्वेश्चन नंबर 20 3x + 5y = 4 या -4 = 0, -4 ही दे रखा है। और दूसरा जो दे रखा है आपका वो दे रखा है 15x - 20 + 25y -25 = 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन, ओके, ये लाइन अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट नेक्स्ट क्लासेस में ये चीज़ पढ़ोगे। बट अकॉर्डिंग टू अभी इसके अकॉर्डिंग और ये पहला स्टेटमेंट दे रखा है, ओके, a pair of linear equation a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 is inconsistent if a1/a2 = b1/b2 not equals to c1/c2। तो ये बिल्कुल एकदम सही कह रहा है कि अगर ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन दे रखा है, इसमें ये हो गया a1 आपका, ये हो गया आपका b1, a2 b2, a1/a2 = b1/b2 not equals to c1/c2। अगर ऐसा केस आ जाता है दैट मींस ये जो है, ये जो इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट है, इसका नो सॉल्यूशन आएगा। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसमें 5 कॉमन ले लेता हूं, 5, ये क्या आ जाएगा 3x + 5y - 5 = 0। इसको आप इस साइड लेके चले जाओगे तो क्या आएगा 3x + 5y - 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी क्या 3x + 5y, यहाँ पर भी 3x + 5y। जब कभी भी x और y का कोफिशिएंट दोनों एग्जैक्ट सेम है दैट मींस वो दो लाइन है वो दैट इज पैरेलल। अगर ये भी, अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ये भी अगर यहाँ पे 4 रहता तो फिर हम क्या कहते हैं वो जो लाइन है दैट इज कोइंसिडेंट। उसी पर एक ही लाइन दो बार एक ही जगह पास करता रखा है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ कोइंसाइड किया हुआ है। बट अगर आपका ये जो कांस्टेंट है ये डिफरेंट है दैट मींस ये जो लाइन ये लाइन दोनों पैरेलल है बट दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये ऐसा कुछ कह रखा है जब कभी भी x और y का दोनों लाइन में पर कोफिशिएंट सेम है दैट मींस दो लाइन जो आपको दे रखा है दैट इज पैरेलल लाइन। और आपने देखा भी होगा कि पैरेलल लाइन का ये प्रॉपर्टी होता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। इनफाइनाइटली कितना भी इंक्रीज कर लो लेफ्ट में या फिर राइट में, पैरेलल लाइन का तो यही प्रॉपर्टी होता है कि दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस वो हमेशा फिक्स होगा। अगर डिस्टेंस दोनों के बीच फिक्स होगा तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा मींस क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तभी तो कोई पॉइंट आएगा जहां पे उस पॉइंट पे सॉल्यूशन इसका आएगा, बट इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा दैट मींस नो सॉल्यूशन, दैट मींस इनकंसिस्टेंट। तो इस केस में आप देखोगे a1/a2 दैट इज 3 upon 15 is equals to ये आ गया a1/a2 का क्या आ गया आपका, ये आ गया b1/b2 5/25 c1/c2 4/25 दोनों माइनस था तो मैंने इस माइनस को हटा दिया। देखोगे तो ये और ये दोनों इक्वल है 1/5 1/5 बट ये इसके इक्वल नहीं दैट मींस ये जो है क्या इनकंसिस्टेंट है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो इस लाइन को, किसी एक लाइन को आप दूसरी लाइन के कुछ मल्टीपल में अगर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं क्या किया, इस लाइन को, ये जो लाइन है दूसरा इसको क्या किया, इस लाइन क्या लिख दिया 5 के मल्टीपल लिख दिया फर्स्ट लाइन के, मींस ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है। बट ये नंबर जो कोफिशिएंट है जो कांस्टेंट है ये क्या डिनोट करता है कि वो जो लाइन है दो लाइन वो कोइंसाइड नहीं कर रहा, उसके बीच कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस है दैट मींस ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो इसका क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा। या अगर ऐसे समझ रहे हो तो ठीक है, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं a1/a2 = b1/b2 not equals to c1/c2। इस केस में क्या होगा इनकंसिस्टेंट दैट मींस नो सॉल्यूशन। ओके ओके अब
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका आ गया सेक्शन बी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ये सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स थे? 1 मार्क्स थे। बट वो इसलिए इतना टाइम लग गया आपको 1 मार्क्स शुरू करवाने में। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी आप पेपर में अगर देखोगे ये क्वेश्चन में करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शन पढ़ोगे जल्दी करते हुए चले जाओगे। ओके, क्वेश्चन सेक्शन बी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 21। इसमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 7, -1 एंड -3, 4। एक पॉइंट है 7, -1। तो जैसे ये पॉइंट मैं लेता हूँ क्या 7, -1, ठीक है। ध्यान से देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ये पॉइंट है कि x पॉजिटिव है y नेगेटिव, दैट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट का। ओके, दूसरा पॉइंट दे रखा है -3 अंडर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स इतना है इतना। इंटरवल इज अंडर 2:3, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट दे रखा है दैट इज -3, 4। -3 ये आपका आ जाएगा x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा -3, 4। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा आप हमेशा ट्राई किया करो कि जो पॉइंट है उसको उस क्वाड्रेंट में बनाने का ट्राई करो, थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं पहले जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे इसने इसको पहले रख रखा है, लिख रखा है, इसको बाद में लिख रखा है। बट मैंने क्या किया, इसको जहाँ पे था उसको जिस क्वाड्रेंट में होना चाहिए मैंने उसको ऐसे लिख दिया। फिर कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है जो इस दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इंटरवली रेशियो 2:3 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट मान लेता हूं यहाँ। इंटरवली इन रेशियो 2:3, 2:3 की रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। ओके, ये आप ले लो 3। आपको क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट निकालना बहुत इजी होता है। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, इसको अगर ऐसे देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या आता है, ये कोऑर्डिनेट आपका आ जाता है। इसमें मैंने इसको ले लिया कैसे जनरली आता है आपका mx2 + mx1 अपॉन m + n। ये आपका अगर इंटरवली है तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, आप चाहो तो किसी को भी m ले सकते हो। मैंने क्या किया, इसको m ले लिया, मैंने इसको n ले लिया। ओके, mx2 दैट इज ये, तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2 × 7 दैट इज 14 प्लस nx1 दैट इज -9 अपॉन ये क्या होगा 5। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 5/5 दैट इज ये हो गया आपका 1। फिर x कोऑर्डिनेट हो गया, वो क्या हो गया 1। अब हम फिर y कोऑर्डिनेट पे आते हैं, my2 दैट इज -2, फिर आएगा ny1, ये कितना आ जाएगा आपका 3 4 12 प्लस 2 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10/2 दैट इज 10/5 दैट इज 2। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 1:2। तो 1:2 एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को डिवाइड करेगा 2:3 रेशियो में। ओके, आपका ये आंसर है। तो इसमें एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, आपको जब कभी भी इंटरनली या फिर एक्सटर्नली या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके, आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तो आप हमेशा ये क्या करो कि जो पॉइंट है उसको ट्राई करो कि आप जिस क्वाड्रेंट में है उसको वहां। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने एग्जैक्ट इंची और टेप से उस पॉइंट को ढूंढा है और उसके बारे में किया, बट मैंने वो किया है, आप कह सकते हो मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लगाया है कि ये क्या होगा, ये फोर्थ पॉइंट, ये तो निश्चित है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, बट फोर्थ में ही कहीं पे होगा। मैंने इसको पता लगा लिया कि फोर्थ में, इस पॉइंट में देखा तो ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड पॉइंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में इस टाइप से ही रहते हैं,
ये फोर्थ यहाँ है, ये सेकंड यहाँ है, और 2:3 रेशियो बांट दिया, और जो फॉर्मूला था उसको यूज कर लिया, तो ये आराम से आपका आ गया 1:2। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप चाहते तो ऐसे भी कर लेते इसको, पहले यहाँ लिख दिया इसको वहाँ लिख दिया। ओके, तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा, जो पॉइंट दी रखा उसको ट्राई करो, आपकी वहां लिखने का जहाँ पे एक्चुअल में वो होना चाहिए, बट वहां लिखने का जहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंची और टेप से वो करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बोर्ड में। बट अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आप अप्रॉक्सीमेट एक रफली पॉइंट को डिनोट कर दो कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ठीक है, लेफ्ट में ये होगा या फिर राइट में ये होगा, अप ये होगा, ये डाउन ये होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, उसको देख लो कि ये है क्या, जो भी क्वेश्चन क्या है आप कर। इससे थोड़ा सा क्या होता है ना कि जो चेक करता है उसको इंप्रेशन एक अच्छी इंप्रेशन आती है, अच्छा इसने पॉइंट को अच्छे से डिनोट किया है, तो आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि जब कभी भी आप ये सब बनाओ तो जो आपके आंसर है उस पॉइंट में यहाँ पे लिख दिया करो। दूसरा चीज, इसको जब भी बनाओ आप तो पेंसिल से बनाया करो। ओके ओके, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 21। ये 2 मार्क्स का है, तो आप ट्राई करना, जहां पर भी डायग्राम बनने का हो सके आप डायग्राम बनाने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से क्या होता है ना कि अगर आपने क्वेश्चन को सही में समझा है तभी आप डायग्राम बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते। ओके।